हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संगम, रूपक, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग आज अपना एडजेक्टिव्स खत्म करेंगे और फिर हमारे पास एक चैप्टर और बच जाएगा, दैट इज एडवर्ब। फिर हमारा बैच एंड हो जाएगा। एडजेक्टिव एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। अगर हमारा दो एडजेक्टिव्स जुड़ा हो एज से इनफ के बाद, इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है और इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गर्मी है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शिवम, एक बार भी गुड मॉर्निंग से काम हो जाएगा। रुको रिफ्रेश करती। एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक है? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। 4 रूल तो हमने कर लिया था, कार्डिनल, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव्स अब करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला तो कर लिया था। इनफ वर्ड याद रखना, इनफ वर्ड से भर भर के एरर्स आते हैं। इनफ के साथ 2 एरर आता है एग्जाम में। एक तो इनफ वर्ड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है और एक इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है। एग्जाम में एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे, लेकिन इसका यूज एडजेक्टिव से बाद होता है। ऑल ओके है ना? ऑल ओके है। चलो, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। ये कार्डिनल्स होता क्या है? मैथ्स में पढ़ते हो आप लोग, मैथ्स में पढ़ते हो कार्डिनल नंबर्स। मैथ्स में कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4, ये सब कार्डिनल नंबर है। मैथ्स में तो ऐसा होता है, बट इंग्लिश में ये 1 2 होता है। 1 2 3 वाला, ऐसा टाइप वाला। क्या इंग्लिश में 1 2 3 टाइप वाला होता है। और 1 2 3 भी एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, 1 2 3 भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, जिसको हम कार्डिनल्स बोलते हैं। ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। 1 बॉय वॉज प्रेजेंट, एक लड़का प्रेजेंट था। बॉय क्या है? बॉय नाउन है। कितना? 1, तो नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है। संख्या बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स होता है। ठीक है, 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स होता है। ठीक है, और एक वर्ड होता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। ठीक है, अभी लिखना नहीं। ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सबको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ऑर्डर में अरेंज करो, क्रम में, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब ऑर्डिनल्स होता है। और ये सब भी एडजेक्टिव होता है। जैसे लिखा मैंने, द फर्स्ट चैप्टर। लिखना नहीं है अभी, बस मैं बता रही हूँ कि ये सब होता क्या। द फर्स्ट चैप्टर वॉज इंटरेस्टिंग। पहला चैप्टर इंटरेस्टिंग था। चैप्टर क्या है? नाउन। कैसा चैप्टर? पहला। ठीक ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब भी एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, ये सब भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ओके, तो इसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। और एक वर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है सिंगल। जैसे सिंगल रूम, रूम क्या है? नाउन। सिंगल क्या है? एडजेक्टिव है। मल्टीप्लिकेटिव्स में सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यही चीज मुझे आपको यहाँ पे बताना था कि ये जो कार्डिनल्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला। और मल्टीप्लिकेटिव मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब मल्टीप्लिकेटिव होता है। अगर ये तीनों एडजेक्टिव वाक्य में एक साथ आ गया तो उस केस में अरेंजमेंट क्या होता है? OCM,
ओसीएम का अरेंजमेंट करते हैं, मतलब कि पहले हम ऑर्डिनल को रखेंगे, फिर कार्डिनल वाला एडजेक्टिव रखेंगे और लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव रखेंगे। अगर तीनों एडजेक्टिव वाक्य में एक साथ आ गया तो पहले ऑर्डिनल को रखना, फिर कार्डिनल को रखना, फिर मल्टीप्लिकेटिव। लिखिए इसको। लिख लिया सबने? नोटेड। अरेंजमेंट ओसीएम होगा। चलो द फर्स्ट थ्री, ये थ्री क्या है? 1 2 3 कार्डिनल है और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल है और ये मल्टीप्लिकेटिव है। अरेंजमेंट गलत है ना, सीओएम नहीं होता है, ओसीएम होता है। ओसीएम का मतलब है पहले ऑर्डिनल लगाओगे फर्स्ट थ्री, फिर कार्डिनल लगाओगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव लगाओगे। ये करेक्ट हो गया। द फर्स्ट थ्री सिंगल बेडरूम्स वर लार्ज इन साइज। क्या लिख रहे हो? माई मतलब क्या पूछना चाह रहे हो वरुण? इसमें एरर क्या है? माई मदर इज वन ऑफ द फ्यू पीपल टू हुम आई लुक अप। अच्छा अच्छा, बताती हूँ, पहले इसको करवा दे रही। ये टू क्या है? 1 2 कार्डिनल है और ये फर्स्ट सेकेंड ऑर्डिनल है। सीओ नहीं होता है ना, ओ सी होता है। द फर्स्ट टू रोज, पहला दो रो को अच्छे से अरेंज करके रखा गया। माई मदर इज, क्वेश्चन पूछ रहे, इज वन ऑफ द फ्यू पीपल to whom I look up। ठीक है, ये डाउट पूछा है। ठीक है, मदर के साथ सिंगुलर लगा है, सही है। माई मदर इज, वन ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है, ये भी सही है। टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये भी सही है। ये फ्रेजल वर्ब का एरर है। फ्रेजल वर्ब होता है एक लुकअप, ठीक है, लुकअप टू। एक लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, और लुकअप टू का मतलब है किसी को रिस्पेक्ट करना। क्योंकि लुकअप टू, मदर को मैं अपनी रिस्पेक्ट की नजर से देखना, तो लुकअप नहीं होगा, लुकअप टू होना चाहिए। लुकअप का मतलब है ढूंढना। मैं कुछ लोगों में से मेरी मदर ही है जिसको मैं रिस्पेक्ट भाव से देखता हूँ। अकेला लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, लुकअप टू का मतलब है सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना। तो ये भी हो गया। तीसरा आ जाओ। हाँ, ये याद रखना कि सेंटेंस में पहले ऑर्डिनल आता है, सॉरी हाँ, पहले वाक्य में हमेशा ऑर्डिनल आएगा,
फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव होगा, मतलब OCM वाला होता है। एग्जाम में इसका अरेंजमेंट गड़बड़ करके दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, लुक अप टू, ओहो मैंने आपका कमेंट पूरा नहीं देखा था वरुण, मैंने आपका कमेंट आधा ही आ रहा था, मैंने सिर्फ लुकअप तक देखा था। अगर वाक्य में टू लगा हुआ है ना पहले से, तो ये वाक्य नो एरर हो गया, ठीक है। मुझे आपका कमेंट आधा अधूरा दिखा, मुझे सिर्फ लुकअप तक दिखा था, टू नहीं दिखा था। अगर टू पहले से लगा हुआ है तब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर है, ओके। नेक्स्ट आइए, हाँ ये वाला मैंने थोड़ा बहुत उसमें करवाया है आपको, कंजंक्शन में। आपको अगर याद होगा, मैंने कंजंक्शन में भी आपको ये पढ़ाया था। ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। कोई मुझे बता सकता है कि ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? ये कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है, जब मैं कंजंक्शन में एज करवा रही थी ना, एज और सो एज करवा रही थी, वहां पे करवाया था। पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है, थोड़ा जल्दी बताइए। देखना है कितना नोट्स को रिवाइज करते हो आप लोग। पहला वाला सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? देखो, पहला वाला सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, ये आपके मेंस में आया था। कब के मेंस में आया था? 25 चल रहा है ना, मुझे लग रहा है 22-23 के मेंस में आया था, और आंसर रॉन्ग दिया था सीजीएल वालों ने, बाद में करेक्ट कर दिया था। यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? कभी भी एक ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या बता रहा है? भाई से अगर ज्यादा समझदार नहीं है, फिर भी भाई की तरह समझदार है, ही इज एज वाइज, भाई की तरह समझदार है। अगर अगर उससे ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी भाई की तरह समझदार है। और यहाँ उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, और कभी भी एक एज से कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए था ही इज एज वाइज एज, ठीक है। उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो एक एज से नहीं होगा, दो एज चाहिए। हाँ, और नीचे वाला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ तो दो एज से हो ही रहा है, लेकिन एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री चाहिए ना। यहाँ पॉजिटिव डिग्री लगाया था, बट एक एज को गायब कर दिया था। यहाँ एज दो रखा है, बट पॉजिटिव डिग्री लगना चाहिए, एज के बीच में कंपेरेटिव नहीं है। तो नीचे वाला इस वजह से रॉन्ग था। सेकंड में तो पॉजिटिव डिग्री आएगा, फर्स्ट का मैं पूछ रही हूँ। लिख लिया सबने? कॉमा भी लगाना है, ही इज एज वाइज, कॉमा भी लगाना है, ही इज एज वाइज, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, भाई की तरह समझदार है। अगर उससे ज्यादा नहीं है, बट फिर भी भाई की तरह समझदार है। नेक्स्ट वाला ये रॉन्ग क्यों है? यहाँ तो कॉमा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो दो एज भी लगा है, और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री भी लगा है। गलत इसमें ये है, मोर और वाइजर एक साथ नहीं है, ठीक है। दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आता, या तो वाइजर लगाओ या मच वाइजर भी हो सकता है। मोर की जगह कल ही पढ़ाया था मैंने मच वाइज।
ओके, ये भी हो गया। मोर नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट रूल पे। ये भी रूल बड़ा खूबसूरत है। ये कोई रूल नहीं है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी। ठीक है, कोई रूल नहीं है, एग्जाम्पल के, थोड़ा सा लेंदी है। पहले मैं क्या करती हूँ ना, ये वाला रूल समझा देती हूँ। ठीक है, पहले ये वाला रूल समझा देती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे रूल पे जाऊंगी। ये वाला लिखो, इसको आप 6 नंबर बना के लिखो। 7th वाला अलग से मैं समझाऊंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, छोटा छोटा वाला पहले समझा दे रही। इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन आर कंपेयर्ड, आप इसको लिखो, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। हो सकता है इंग्लिश ना इसकी समझ में आ रही हो, कि अगर एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के नहीं बनाते हैं, हम उस केस में मोर लगा के बनाते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम हम जनरली कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के बनाते हैं। जैसे स्मार्ट का स्मार्टर बनाते हैं, वाइज का वाइजर बनाते हैं, पुअर का पुअरर बनाते हैं। तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के बनता है, और जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है उसमें मोर लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है, हम मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं बनता है, तो हम मोर इंटेलिजेंट लगा देते। ठीक है, तो हम मोर लगा के उसी का बनाते हैं जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है। जैसे मैं मोर वीक नहीं लगा सकती, मोर वीक गलत है। मोर लगाने की क्या जरूरत है, जब वीक का वीकर बनता है, वीक का बनता है ना वीकर, और वीक का वीकेस्ट भी बनता है, बहुत कमजोर। ये तो कमजोर, वीकर मतलब दो के बीच में कमजोर, और वीकेस्ट इज सबसे कमजोर। तो जिसका ईआर लगा के बनाया जा सकता है, हम उसमें मोर नहीं लगाएंगे। हम मोर वीक नहीं लगाएंगे, हम वीकर लगाएंगे। हम मोर स्मार्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्मार्ट का ईआर लगा के बनता है, हम स्मार्टर लगाएंगे। ठीक है, मोर पुअर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पुअर का ईआर लगा के बनता है। तो जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है उसमें हम मोर लगाते हैं। लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी होता है जहां पे उस एडजेक्टिव का ईआर लगा के बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम ईआर लगा के नहीं लगाएंगे, मोर लगाएंगे। ऐसा कब होता है, जब व्यक्ति एक हो, क्वालिटीज दो हो। एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पर कंपैरेटिव ईआर लगा के मत बनाना, मोर लगा के बनाना। ठीक है, मोर लगा के बनाना है। दे रही हूँ एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे जरा आप सेंटेंस देखना, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप अभी लिखोगे बाद में, पहले आप समझ लो। यहाँ पे कितने व्यक्ति है, यहाँ पे एक शी है, और यहाँ पे देखो ये वाला रूल जो मैं बता रही हूँ ना, कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसका ईआर लगा के बनता है, बट फिर भी हम ईआर नहीं लगाएंगे, मोर लगाएंगे। ये रूल कब होगा, जब एक ही व्यक्ति का सेम पर्सन या सेम थिंग का उसी के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है, तब लगाना। नॉर्मल केस में हम ईआर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ईआर नहीं लगाना है। कब, जब व्यक्ति एक हो, क्वालिटीज दो है। लेकिन देखो यहाँ पे तो दो व्यक्ति है ना, शी का कंपैरिजन उसकी बहन से हो रहा है। शी जो है अपनी बहन से ज्यादा स्मार्ट है, तो यहाँ पर तो हम स्मार्ट का ईआर लगा के बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रूल लागू नहीं हो रहा है। ये रूल मैं बता रही हूँ ना, कि जब व्यक्ति एक हो और क्वालिटीज दो हो, जब किसी एक ही व्यक्ति का उसी के दो क्वालिटीज से हो रहा है। बट यहाँ पे एक व्यक्ति तो नहीं है, यहाँ पे शी भी है, सिस्टर भी है, तो यहाँ तो ईआर लगा के बनेगा। बट नीचे वाले सेंटेंस में देखो, शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, शी है। शी जो है सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है। तो शी के स्मार्टनेस की, ठीक है, शी के स्मार्टनेस और ब्यूटी की का कंपैरिजन हो रहा है। ये व्यक्ति एक है और क्वालिटीज दो है। बोला जा रहा है कि शी जो है वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पे तो व्यक्ति एक है, क्वालिटीज दो है, तो एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा है ना। शी जो है सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, तो उस केस में स्मार्ट का ईआर लगा के बनता है, बट फिर भी हम मोर लगाएंगे, मोर स्मार्ट। नो, आप बोलोगे मैम स्मार्ट का तो ईआर लगा के बनता है, तो यहाँ तो आपने लगाया, बट यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ भी स्मार्टर लगा सकते थे, बिकॉज यहाँ पे व्यक्ति एक है, क्वालिटीज दो। नेक्स्ट देखो, ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा बहादुर है। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और ब्रेव का ब्रेवर बनता ही है। बट नीचे तो देखो, ही इज ब्रेवर देन वाइजर, मतलब वो समझदार से ज्यादा बहादुर है। तो व्यक्ति एक है,
ही के बहादुरी और समझदारी के बीच में कंपैरिजन है। ही जो है समझदार से ज्यादा बहादुर है, तो व्यक्ति एक है, क्वालिटीज दो, तो वहां पे हम ER लगा के नहीं बनाते हैं, मोर ब्रेव कर। इसका कारण मैं बता रही हूँ क्यों ऐसा। पहले आप इसको लिखिए, लिख के डन बोलिए। व्यक्ति एक हो और क्वालिटीज दो हो। जैसे मैं आप ही में से किसी स्टूडेंट को ले रही हूँ और बोल रही हूँ ही जो है, ठीक है, वो बहादुर से ज्यादा स्मार्ट है। बहादुर ज्यादा नहीं है, वो स्मार्ट ज्यादा है। किसी गर्ल को उठा ले रही हूँ कि वो सुंदर ज्यादा नहीं है, स्मार्ट ज्यादा है। तो एक ही व्यक्ति का दो क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा, तो वहां पे ER लगा के मत बना। चाहे ब्रेव का ER लगा के बनता ही क्यों ना हो, ब्रेवर, बट मत लगाना। देखो एक चीज याद रखना, लिख लिया ना, एक चीज याद रखना कि देन, आप बोलोगे मैम देन के बाद, देन के बाद तो हमेशा हम देन के पहले कंपैरेटिव आता है, देन के पहले कंपैरेटिव है, लेकिन देन के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा। ये चीज ध्यान रखना। एक कोई मैं क्लोज टेस्ट वगैरह करवा रही थी, ठीक है, उसमें एक सेंटेंस आया था, मुझे याद है बहुत साल पहले, बैंकिंग का कोई क्लोज टेस्ट था। ऐसा था, इट डज मच हार्म, ठीक है, ऐसा था। ये जितना अच्छा नहीं करता है ना, उतना बुरा कर देता है, दैन और डैश लगा था, ठीक है। इट डज मच हार्म, कोई क्लोज टेस्ट वगैरह था, जितना अच्छा नहीं करता उतना नुकसान कर देता है, ठीक है। अब ऑप्शन में था बेटर और एक ऑप्शन में था गुड, ये क्लोज टेस्ट में था, और बच्चे ने दैन देखा, बच्चे ने मोर हार्म होगा, मच कहाँ से लगा दूंगी, मोर हार्म, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ना। बच्चे ने देखा कि अरे दैन आ गया है, और दैन के पहले तो कंपैरेटिव डिग्री लगता है, तो दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री लगता है। बट यहाँ जो ब्लैंक आया है ना, वो दैन के बाद आया है, दैन के बाद, और दैन के बाद पहले कंपैरेटिव लगाओ मोर हार्म, लेकिन दैन के बाद तो पॉजिटिव लगता है। मैक्सिमम बच्चों ने बेटर लगा दिया, बट आंसर गुड होगा, गुड गुड। जितना अच्छा नहीं करता उतना नुकसान कर देता। तो हाँ, ठीक है, दैन के बाद हमेशा, दैन के पहले कंपैरेटिव रखो, बट उसके बाद पॉजिटिव रखना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दैन के बाद, यहाँ पे दैन के बाद क्या आ गया है, यहाँ अब आप बोलोगे मैम आपने तो दैन के बाद एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री बोला है ना, बट यहाँ दैन के बाद एक नाउन आया है, यहाँ दैन के बाद एक एडजेक्टिव आया है, यहाँ दैन के बाद एक नाउन आया है, और यहाँ दैन के बाद एक एडजेक्टिव आया है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है दैन के बाद पॉजिटिव डिग्री आ रहा है, देखो वाइज पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और अगेन ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बिकॉज यहाँ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा बना है ना कि यहाँ दो व्यक्ति में कंपैरिजन हो रहा है, शी और उसके बहन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है स्मार्टनेस को लेकर, लेकिन यहाँ शी और उसके बहन के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ शी के दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा है। शी जो है सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बैलेंस करना है, हम यहाँ पे ER नहीं लगा सकते, ये दैन है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लगा है, तो हम स्मार्टर का ER नहीं लगा सकते। तो आप बोलोगे मैम बैलेंस करने के लिए हम स्मार्ट लगा देते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि दैन के बाद पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके पहले भी पॉजिटिव कर देते, बट हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कर सकते हैं, दैन के बाद पॉजिटिव है, लेकिन दैन से पहले तो कंपैरेटिव चाहिए ना, बट हम कंपैरेटिव ER लगा के नहीं कर सकते हैं, बाद में ER नहीं है तो हम इसमें मोर डाल देते, ER नहीं लगाएंगे, लेकिन कंपैरेटिव तो रखना ही होगा ना, क्योंकि दैन है तो मोर लगा के करते, मोर लगा के। उसी तरह यहाँ तो नाउन आ गया, और नाउन का तो डिग्रीज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो वाइज पॉजिटिव है, दैन के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री और दैन है, कंपैरिजन कर रहा है दो व्यक्ति के क्वालिटीज का, कंपैरिजन सेम कैटेगरी में होना चाहिए। आप बोलोगे कि मैम पॉजिटिव का पॉजिटिव से होना चाहिए था ना,
लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि दैन लगा है, ठीक है। तो हमें तो कंपेरेटिव चाहिए ही, तो ईयर लगा के भी कंपेरेटिव कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे, मोर लगाएंगे, क्योंकि दो क्वालिटीज के बीच में जब भी कंपैरिजन होता है एक ही व्यक्ति का, तो वहां पे मोर लगा के करते। ओके ओके चलो, तो एक ही व्यक्ति के उन्हीं के दो क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो मत लगाना, ईयर लगा के मत बनाना। अब ये कोई रूल नहीं है, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो शी गेव, सिस्टर क्या है, और एक चीज और बताना है जो कि मैं आपको एडवर्ब में भी बताऊंगी। ओके एडवर्ब में भी बताऊंगी, ये कहीं पे नोट कर लो। स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बैठाया है कि मैम जहां भी एलवाई वाला वर्ड आ गया ना, जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई आ गया वो एडवर्ब होता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा जरूरी नहीं है, एलवाई वाले वर्ड्स कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कैसे याद करेंगे कि कौन सा एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब है और कौन सा एलवाई वाला वर्ड एडजेक्टिव है? ये देखो, जब जब नाउन में एलवाई लगेगा, जब नाउन में एलवाई लग गया ना, तो वो क्या बन जाता है, नाउन में एलवाई लग गया तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। बट यही एलवाई अगर एडजेक्टिव में लग गया, एडजेक्टिव में एलवाई लगा के बनाते हो तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो आपके दिमाग में आएगा कि कब एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है, जब एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, और जब नाउन में एलवाई लग जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैंने लिखा फ्रेंड, फ्रेंड लिख दिया, मैन लिख दिया, ब्रदर लिख दिया, मदर लिख दिया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ लिख दिया है मैंने। और फ्रेंड नाउन है ना, फ्रेंड, मैन, ब्रदर, सिस्टर सब नाउन है, और जब मैं नाउन में एलवाई लगा रही हूँ, ठीक है, व्हाट आर ऑल दीज आर नाउन ना, फ्रेंड इज ऑल्सो नाउन, मैन इज ऑल्सो नाउन, ब्रदर इज ऑल्सो नाउन, मदर, ऑल दीज आर नाउन। ओके, और इसमें मैं एलवाई लगा रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब बहुत मिलनसार। मैनली का मतलब होता है बहुत बहादुर, बहुत ब्रेवली होता है, ब्रेवली के सेंस में, ठीक है। ब्रदरली मतलब भाई की तरह, भाईचारा वाला सेंस है। मदरली मतलब मदर की तरह, लव, प्यार। तो ये देखो ये सारा क्या है, फ्रेंडली। तो आप बोलोगे मैम एलवाई लगाया तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए ना, एडवर्ब होना चाहिए, नहीं, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि फ्रेंड नाउन है और नाउन में एलवाई लगता है, ठीक है। नाउन में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव होता है। बोलते हैं ना फ्रेंडली रिलेशंस, दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस है। फ्रेंडली रिलेशंस का मतलब क्या है, रिलेशंस नाउन है, कैसा रिलेशन, फ्रेंडली। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। उसी तरह मैनली, मैनली का मतलब होता है एकदम बहादुरी पूर्वक। तो मैनली को तो हम, मैन नाउन है और नाउन में एलवाई लगा तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन बता तो दिया मैंने, मैनली का मतलब है बहादुरी पूर्वक, बट ब्रेवली, मैनली एडजेक्टिव है बट ब्रेवली एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ब्रेव एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव, ब्रेव बहादुर किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो ये एडवर्ब बन गया। कोई पूछेगा मैनली का मतलब भी तो बहादुरी पूर्वक होता है और ब्रेवली का मतलब भी तो बहादुरी पूर्वक है, बट मैनली एडजेक्टिव है क्योंकि मैन नाउन है और नाउन में एलवाई लगा तो एडजेक्टिव, और ब्रेव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो वो एडवर्ब। उसी तरह ब्रदरली भी एडजेक्टिव है, ठीक है। मदरली मतलब माँ की तरह प्यार देना, भाई की तरह प्यार, ब्रदरली केयर, भाई वाला केयर, प्यार। तो एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। अब मैंने लिखा क्विक, क्विक एडजेक्टिव है, ठीक है। स्लो एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है, ठीक है। सारे एडजेक्टिव्स है ना। अब मैं सब में एलवाई लगा रही हूँ, एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्विकली एडवर्ब है,
ठीक है, स्लोली एडवर्ब है, ब्रेवली एडवर्ब है। तो बस ये चीज याद रखना कि एलवाई वाले वर्ड्स हमेशा एडवर्ब ही नहीं होते हैं, कभी कभी एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कब एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है? देख लेना, नाउन में एल लगा है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा है तो वो एडवर्ब। ओके लिख लिया सबने? नाउन में एलवाई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एलवाई एडवर्ब। ब्रेवली, स्लोली, फियर्सली, डियरली, सारे वो सब एडवर्ब्स। चलो अब देखो, शी गेव मी सिस्टर या सिस्टरली ट्रीटमेंट। ये देखो, ये सिस्टर नाउन है और नाउन में एलवाई लगा तो एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, नाउन थोड़ी चाहिए। तो ये एडजेक्टिव है। बहन की तरह प्यार दिया, मदरली केयर, फादरली लव, मदरली लव, फादरली केयर। क्या ही इज माई म्यूचुअल या कॉमन फ्रेंड? ये देखो, ये फेसबुक पे आप लोग एक एक 2-2 हज़ार म्यूचुअल फ्रेंड बना के रखे हो ना। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, बट फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, और ना ही आपको फेसबुक से इंग्लिश सीखना है। ठीक है, फ्रेंड्स हमेशा कॉमन होते हैं। देयर इज अ कॉमन फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड मतलब ये एक दोस्त है और आप लोग दो लोग हो, ये आपका भी दोस्त है और ये आपका भी दोस्त है, दोनों का कॉमन दोस्त है। फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, फेसबुक से नहीं सीखना, फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। बट किसी के बीच में पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल हो सकती है, बट फ्रेंड्स हमेशा कॉमन होते हैं। और पासिंग मार्क्स नहीं होता, ये शायद मैंने नाउन में भी पढ़ाया आपको, पास मार्क्स होता है, ऐसा कुछ बताया था ना। लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है। पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट नाउन में पढ़ाया है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। हम लोग बातचीत में बोल देते हैं ना, उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनता है, ड्रेस सेंस होता है, पास मार्क्स होता है। लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रेड होता है। पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है। और ना एक दो चीज आप वो शायद मैंने आपको नहीं बताया है, कहीं भी लिख सकते हो। अगर आपको कॉपी अगर आपके पास है तो वहां भी लिख सकते हो, या यहाँ भी लिख सकते हो, जहां मन लिख लो, पढ़ लेना। वर्ब चैप्टर में लिख लोगे तो और अच्छा है। जैसे जनरली क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी करते हैं, ही डिड अ मिस्टेक, उसने एक गलती की। ठीक है, या ही इज डूइंग मिस्टेक्स, या या दे ही डज मिस्टेक्स, गलती करता है। तो मिस्टेक्स को ठीक है लिख लो, यहां भी लिख सकते हो या वर्ब चैप्टर में भी लिख सकते हो। वर्ब चैप्टर में भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ही डिड अ मिस्टेक, मिस्टेक को उसने गलती की। हम मिस्टेक को कभी भी डू, डज, डिड
ठीक है, डूइंग नहीं आता है। मिस्टेक वर्ड के साथ ना ये सब वर्ड कभी नहीं आता है। हमेशा यू मेक मिस्टेक या प्रेजेंट, बहुत सारे लोग हैं, एक है तो मेक्स, बहुत सारे लोग हैं तो मेक, या आपने पास्ट टेंस में गलती की तो मेड, या ही इज मेकिंग मिस्टेक्स, मेकिंग होता है। मिस्टेक वर्ड के साथ डू डज डिड मत लगाना, ठीक है, डू डज डिड नहीं लगाना, ये लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, ये भी एक अच्छा सा एरर है कि तो ही डिड अ मिस्टेक नहीं होता, ये पास्ट टेंस में है तो मेड अ मिस्टेक। ही इज डूइंग मिस्टेक्स नहीं होगा, मिस्टेक को डू डज डिड नहीं करते, मेक करते, ही इज मेकिंग मिस्टेक, या ही डज मिस्टेक्स नहीं होगा, ही मेक्स मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स के लिए हम डू डज डिड का यूज करके एग्जाम में दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है निकिता, पहले मेरा स्कोर 50 में से 20 आता था, अब मैं 37 तक पहुंच गई हूँ, ठीक है, 37 तक पहुंच गई हूँ। बहुत सही समय पे, बहुत सही स्कोर पे पहुंचे हो। और मैं चाहती हूँ ना कि 1-1.5 महीने बाद आप मुझे बोलो कि मैम अब मैं 45 प्लस पे पहुंच गई। एग्जाम में 50 भी आ जाए अच्छी बात है, बट मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा स्टूडेंट का 45 प्लस यहाँ आ रहा है ना, तो एग्जाम में फुल भी आ जाए। लगे रहिएगा, ये लगे रहना है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका नंबर बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ने लगते हो। चलो चलो, अब तो मेरा इंग्लिश में इतना दूर पहुंच गया, अब थोड़ा ही सा आगे पहुंचना है, वो तो हो ही जाएगा, चलो मैं इस सब्जेक्ट पे ध्यान देता हूँ। पता चला ना थोड़ा सा छोड़ोगे तो ये ड्रास्टिकली डाउनफॉल भी होने लगता है, डाउनफॉल भी होने लगता है। मिस्टेक्स को तो हम डू डज डिड नहीं करते हैं, मेक्स करते हैं, बट हम कभी कभी मिस्टेक को कमिट भी करते हैं। यू कमिटेड मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक के लिए हम मेक्स, मेड भी लगाते हैं, मेकिंग भी लगाते हैं। डू डज डिड तो नहीं लगा, बट कमिट भी लगा सकते हैं। ही कमिट्स मिस्टेक या ही कमिटेड मिस्टेक, तो दोनों सही है। जैसे मैंने लिखा ही मेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती की, ठीक है, और ही कमिटेड अ मिस्टेक, ये भी सही है। डिड मत लगाना, कमिट भी लगा सकते हो। कमिट का एक और मतलब होता है, कमिटेड होना मतलब किसी के प्रति समर्पित होना होता है ना। आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत कमिटेड हो, मतलब डेडिकेटेड हो। और एक गलती करने के लिए भी कमिट, क्राइम को भी हम कमिट करते हैं। ये पागल लड़का है क्या रूपक? आप क्लास में, एक क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक एटिकेट्स होना चाहिए। मतलब कुछ भी आप लोग ना ऑनलाइन क्लास के नाम पे कुछ भी किसी को बोल के चले जाते हैं। वो अपना नंबर शेयर कर रही है, वो खुश है, एनकरेज्ड है। ये एक फॉर्मल औपचारिक क्लास चल रहा है, टीचर आपके सामने नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी किसी स्टूडेंट को बोल दोगे, कुछ भी। मतलब क्लास में थोड़ा सा डिसिप्लिन और बेसिक एटिकेट्स होना चाहिए ना, कि आप एक टीचर के सामने, ठीक है, टीचर सामने होती तो इतना आपको हिम्मत देती मैं। किसी, आपके जितने भी लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में सब पढ़ रहे, किसी को कुछ भी बोल दोगे, आपके दोस्त है, मतलब कुछ भी भाई बहन को जैसे बोल देते हो वैसे ही बोल दोगे। अभी रूपक, मैं आपका कमेंट बॉक्स में ना सॉरी सुनना चाहती हूँ। निकिता को आप लिख के भेजिए, आई एम सॉरी निकिता। कुछ कुछ भी बोल दे रहे हैं ये, और बच्चे नहीं हो ना आप लोग, ग्रेजुएट्स हो आप लोग, हो या कुछ तो होने जा रहे हैं, बट इतना तो सेंस होना चाहिए ना, कुछ भी बोल देना है। तो मिस्टेक्स को कमिट भी करते हैं, और एक कमिट का मतलब होता है डेडिकेटेड होना। और जैसे कल एक स्टूडेंट वो पूछ रहे थे ना, तो भाई वो भी कहीं कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। आपका जो वर्ब चैप्टर है ना, उसको तो मैं ऐड भी कर दूंगी, वर्ब चैप्टर है, जहाँ पे आपने वर्ब लिखा है वहां पे भी आप लिख सकते हो, या यहाँ भी डाल सकते हो। जैसे कल के एग्जाम में आता है एडवाइस, ये सब पढ़ाया था ना। ADVICE वाला नाउन होता है, ठीक है, और SE वाला वर्ब होता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस में भी CE वाला नाउन होता है, SE वाला वर्ब होता है। ओके, ऐसी मेरे से सॉरी नहीं बोलना है, मेरे को सॉरी बोल के क्या करो, जिसको बोला है उसको सॉरी बोली। ऐसा ऐसा करवाया तो वहां पे और एक दो जोड़ लो,
जैसे कल बोल रहे थे ना, वैसे पता होना चाहिए। सेल, सेल का मतलब है किसी भी चीज को बेचना, तो सेल वर्ब होता है। सेल का पास्ट टेंस सोल्ड होता है ना, सेलिंग होता है, जिसका पास्ट और आईएनजी बन रहा है वर्ब है। और सेल, सेल नाउन होता है, ठीक है, सेल नाउन होता है। मैंने लिखा दिस बुक, दिस बुक इज फॉर सेल, ये बुक बिक्री के लिए, ये बेचना, बेचने में क्रिया हो रही है वर्ब है, और ये बिक्री है, तो ये फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, तो ये सेल नाउन है। और फिर मैंने लिखा द सेल ऑफ गुड्स, सामानों की बिक्री, तो द लगा है, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, तो सेल नाउन होता है। और फिर मैंने लिखा दे सेल गुड्स एट अ मॉडरेट प्राइस, बहुत मॉडरेट, ठीक ठाक दाम में, बहुत ज्यादा ना ज्यादा ना कम दाम में चीजों को बेचते हैं। ओके, तो यहाँ पे यहाँ का वर्ब तो ये है, यहाँ तो मैंने वर्ब नहीं लगाया। द सेल ऑफ गुड्स वॉज अवेलेबल, तो यहाँ का वर्ब तो वॉज हो गया। अब देखो, अब यहाँ दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए, तो सेल वर्ब है, ठीक है, सेल वर्ब है, सेल वर्ब है। सेल का आईएनजी नहीं बनता है, सेल का आईएनजी बनता है, वर्ब का आईएनजी बनता है। सेल का पास्ट टेंस सोल्ड बनता है, तो जिसका पास्ट टेंस बन गया, आईएनजी बन गया, वो वर्ब है ना, सेल का नहीं बनता। हाँ हाँ, बस ठीक हो गया, एक बार सॉरी बोल देना। ये भी लिख लीजिए, और एक और ब्रीद वाला बता देती हूँ। एक होता है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, और एक होता है सांस लेना। ये जो ब्रीद है ना, ई लगा है, ई लिख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ओके, ब्रीद, ब्रीद, और एक होता है ब्रेथ। ब्रीद, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, और ये है सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना, ब्रीद, ब्रीदिंग, ये वर्ब है, और सांस ब्रेथ नाउन है, नाउन। लिख लीजिए, याद आ गया है, लिख लेना। सेल वाला भी लिख लो। वर्ब वाले जगह में अगर जगह बचा है वर्ब चैप्टर में, जहाँ पे आपने वो सब लिखा था ना, एडवाइस, अफेक्ट, इफेक्ट, वहां भी लिख सकते हो। ओके, और ब्रीद हो गया, सेल हो गया, ठीक है, और क्या बच गया, एक बेद, एक होता है बेद, और एक होता है बाथ। बाथ का मतलब होता है स्नान, नहाना, स्नान, बाथ इज अ नाउन, और बेद मतलब स्नान करना। ई लगा है, ई, जैसे ई लगा है, यहाँ भी ई लगा है, तो स्नान करना, ये वर्ब। फिशेस, फिशेस डैश इन वाटर, और ऑप्शन में आ गया एक ब्रेथ, और एक ऑप्शन में आ गया ब्रीद। ये ब्रेथ है, ये ब्रीद है, तो फिशेस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और इन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और एक सेंटेंस बिना वर्ब के अधूरा है ना, तो हमें तो वर्ब चाहिए, तो आंसर ये होगा, वर्ब चाहिए। फिशेस जो है पानी में सांस लेते हैं। और फिर लिखा मैंने ही टुक अ डीप, ब्रीद होगा, उसने एक गहरी सांस ली, या ब्रेथ होगा। अब देखो, हमें तो वर्ब मिल गया, ये हमारा वर्ब है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एक नाउन चाहिए, और डीप एडजेक्टिव है, गहरा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद भी नाउन चाहिए, ये नाउन है, और ये तो वर्ब था, ये तो चाहिए, हमें तो अपना वर्ब यहाँ पे मिल गया।
ये सब ना अभी अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2.5 महीना बचा है एग्जाम का। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना ये सब साइलेंट मोड में चले जाओगे, जितना वाइब्रेट करना है कर लो अभी। वैसे एग्जाम के लिए कम ही टाइम बचा है, अभी से आपको साइलेंट मोड में चले जाना चाहिए। बात और बेद भी बता दे रही, लिखा मैंने, ही बेद्स एवरी डे, हर दिन नहाता है वो। तो चलो हर दिन स्नान करता है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ही सिंगुलर है तो एस लगा देना, प्लूरल होता दे होता तो बेद लगा दे। और फिर मैंने लिखा ही टेक्स अ बाथ एवरी डे। दोनों सेंटेंस में बात तो मैंने सेम ही बोला, हर दिन स्नान करता है, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ का जो बेद्स है ना, ई लगा वाला, ये वर्ब है। बट यहाँ का वर्ब तो ये है टेक्स। ही टेक्स वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है तो नाउन चाहिए ना, और आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, तो बगैर ई वाला नाउन। ठीक है, सेल वाला भी हो गया। चलो आपका ये भी हो गया। लिख लिया ना, ये याद आ गया मैंने। और बता रही हूँ, हाँ अब मेरे को ये वाला जो मैंने छोड़ा था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, इधर उधर बात मत करो, ध्यान से सुनो इसको। ये भी एक रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रूल में कुछ थ्योरी नहीं लिखना है, ठीक है, इसको बस समझना है, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। जो भी रूल नंबर है वेरी वेरी लिख दो और स्टार डाल लीजिए, 4-5 स्टार डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम। आपका 3 स्टार है तो डाल पहले आप इसको लिखो। एडजेक्टिव का इंपॉर्टेंट रूल है, वेद का प्लूरल में BATHE, सिंगुलर में BATHES, पास्ट टेंस में तरल BATHED, और ING में बेदिंग। ठीक है, ये जो बेद है ना, ये तो प्लूरल फॉर्म है, इसमें एस नहीं लगा है, और इसका सिंगुलर फॉर्म ES लगाओगे, और इसका पास्ट टेंस ED लगाओगे, और ही इज बेदिंग ING लगाओ। ई हटता है ना तो ING हो जाता है। जब भी अब ध्यान से सुनना, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी के बीच होता है। ओके, सेम कैटेगरी के बीच। जैसे मैं चाय का कंपैरिजन कॉफी से करूंगी, चाय का कंपैरिजन जूस से करूंगी, चाय का कंपैरिजन कोल्ड ड्रिंक से करूंगी, इसलिए कि ये ड्रिंकेबल है, दोनों पीने वाले पदार्थ है। पीने वाले पदार्थ का कंपैरिजन पीने वाले पदार्थ से ही करेंगे ना। चाय का कंपैरिजन पानी वाटर से भी कर सकती हूँ, कॉफी से, जूस से। ऐसा नहीं है कि मैं चाय का कंपैरिजन कोलगेट से करूंगी। ये जो चाय है ना, कोलगेट से अच्छा है, ये जो चाय है ये सर्फ एक्सेल से अच्छा है। ये तो बड़ा अटपटा कंपैरिजन है, ये पीने वाला चीज है और कोलगेट एक अलग चीज है। तो कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी के बीच होता है। ओके, सेम कैटेगरी के। किसी स्टूडेंट, जैसे बोलूंगी ये स्टूडेंट जो है ना, ये चेयर से अच्छा है, अरे स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से करूंगी ना, चेयर का कंपैरिजन चेयर से, या टेबल का कंपैरिजन टेबल से करूंगी। देखो, ऊपर वाला सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग है, ऊपर वाला सेंटेंस इज करेक्ट,
क्योंकि यहाँ पे दो जगह के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। शिमला इज बेटर देन दिल्ली, शिमला जो है वो दिल्ली से ज्यादा अच्छा है। शिमला एक जगह है और दिल्ली भी एक जगह है, ठीक है। शिमला इज ऑल्सो अ प्लेस एंड दिल्ली इज ऑल्सो अ प्लेस, और जगह का कंपैरिजन जगह से हो सकता है, तो दिस इज करेक्ट। बट यहाँ ये सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है, यहाँ पे तो मैं शिमला का दिल्ली से कर रही हूँ, बट यहाँ मैं शिमला का दिल्ली से नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं शिमला के क्लाइमेट का, शिमला के मौसम का, यहाँ तो शिमला और दिल्ली का कर रही हूँ, बट यहाँ शिमला के मौसम का कंपैरिजन मैं दिल्ली एज अ जगह से कर रही हूँ। लेकिन गलत है ना। हम क्लाइमेट और प्लेस का कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हैं। हम प्लेस का प्लेस से करेंगे, क्लाइमेट का क्लाइमेट से करेंगे। तो मेरे को दिल्ली से नहीं करना है, मेरे को दिल्ली के क्लाइमेट से करना है। तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज better than the climate of Delhi। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने दिल्ली एज अ जगह से कर दिया था, बट मुझे क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से करना है, बट यहाँ तो सही था, प्लेस था। तो क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अब ये करेक्ट हो गया है ना। देखो यहाँ पे शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है और दिल्ली से नहीं हो रहा है, दिल्ली के क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से हो सकता है। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं, ये वाला नहीं देते हैं। ये जो क्लाइमेट है ये नाउन है, नाउन बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। नाउन बार बार रिपीट ना हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए प्रोनाउन लगाते हैं ना। तो वो क्या करते हैं ना कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो वो क्या करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो दो बार क्लाइमेट रिपीट हो रहा है, तो नाउन को हटा के उसकी जगह एक प्रोनाउन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, देन, दैट ऑफ, दैट। वैसे क्लाइमेट भी लगा था, वो भी गलत नहीं था, लेकिन एग्जाम में ये वाला नहीं आता, दैट लगा के आता है। ये दैट प्रोनाउन है, ये किसके लिए लगा है, क्लाइमेट के लिए। और क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है ना, और सिंगुलर है, इसलिए मैंने दैट ऑफ दिल्ली लगाया। ये दैट ऑफ कौन से नाउन के लिए लगा था, क्लाइमेट ऑफ, क्लाइमेट ऑफ, ये भी सही है। ऐसा भी आ सकता है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, ये भी गलत नहीं है, इज बेटर देन। अगर मैं दिल्ली लगाती तब वो गलत होता, ऊपर वाला की तरह, क्योंकि यहाँ शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली के, बट हमें दिल्ली के क्लाइमेट से करना है, तो मैं ऐसा भी कर देती ना, देन दिल्लीज। दिल्लीज का मतलब क्या हो गया, दिल्लीज अपोस्ट्रोफी लगा गया, दिल्लीज मतलब दिल्ली का, दिल्ली का क्या है, दिल्ली का क्लाइमेट है, ओके, अपोस्ट्रोफी, देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। आपने ये पढ़ा है ना कि हम जब ऑफ हटाते हैं तो उसकी जगह अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, बट बगैर अपोस्ट्रोफी का गलत था। बगैर अपोस्ट्रोफी का मतलब है सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, बट दिल्ली की बात नहीं हो रही है, दिल्ली इज मतलब दिल्ली के क्लाइमेट की बात हो रही है। ऑफ हटा दिया, दैट ऑफ भी आ सकता है, ऑफ हटा के, ये भी करेक्ट, बट ज्यादातर ये वाला आता है, ठीक है। ज्यादातर दिल्ली से ज्यादा दैट ऑफ वाला आता है। लिखिए इसको, दैट ऑफ भी लगा सकते हो, दिल्ली से भी लगा सकते हो। चलो ये भी हो गया। और भी एग्जाम्पल है, हाँ, एक और देती हूँ एग्जाम्पल, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। अगर ये वाक्य है, थर्ड में आप ये लिखो, थर्ड में ये लिखना, डेंगू इज, डेंगी बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल डेंगू करते हैं, बट सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है इसका, बट हमें डेंगू बोलने की हैबिट हो गई है। डेंगी इज सिमिलर टू, डेंगी इज सिमिलर टू मलेरिया। डेंगी एक बीमारी है
ओके, डेंगू और मलेरिया दोनों एक ही जैसा बीमारी है, तो यहाँ पे डेंगू एक डिजीज है, ओके, और ये भी एक डिजीज है, तो दो डिजीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, ये सही है। डेंगू है जो मलेरिया के जैसा होता है, लेकिन ये वाला गलत है। ये वाला गलत इसलिए है बिकॉज यहाँ तो डेंगू और मलेरिया के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ डेंगू के लक्षण का कंपैरिजन हो रहा है, मलेरिया से नहीं। होना चाहिए था मलेरिया के लक्षण से। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू इज सिमिलर टू, ठीक है, मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया के लक्षण से कंपैरिजन हो रहा है, सिम्टम का कंपैरिजन सिम्टम से होगा, बीमारी का कंपैरिजन बीमारी से होगा, तो ये तो सही है, बट यहाँ लक्षण का कंपैरिजन बीमारी से कर दिया, बट मलेरिया के लक्षण से करना है। द सिम्टम्स ऑफ डेंगू इज सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है, तो अब ये सही हो गया। लेकिन बार बार ये सिम्टम्स ना रिपीट हो ना, तो हम उसके बदले क्या लगा देंगे, क्लाइमेट वाला में तो आपने दैट लगाया था, इज बेटर दैन दैट ऑफ लगाया था, दैट ऑफ लगाया था, क्योंकि क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग था और सिंगुलर था, तो सिम्टम्स भी तो नॉन लिविंग थिंग है, बट यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि सिम्टम्स प्लूरल है। क्लाइमेट सिंगुलर था तो हमने दैट लगाया था, बट सिम्टम्स प्लूरल है, तो दैट का प्लूरल क्या होगा, दैट का प्लूरल दोज हो जाता। देन दोज ऑफ मलेरिया, दोज ऑफ मलेरिया का मतलब होता है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अंकित बताया था ना कि मैम क्या हम दिल्ली में अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, आपको याद होगा कि कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, आप बोलोगे मैम दिल्ली तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग में तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, बट जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो चीजें अपने आप में एक है, एक ही दिल्ली है ना, ठीक है, एक ही गुजरात है, जो चीजें अपने, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब जो अपने आप में एक है, तो हम उसमें नॉन लिविंग होने के बावजूद भी लगा सकते हैं। ठीक है, मलेरियाज भी लगा सकते हैं, द सिम्टम ऑफ डेंगू इज सिमिलर टू मलेरियाज, मलेरिया भी प्रॉपर नाउन है, अपने आप में एक है, ये नहीं है कि दूसरा कोई मलेरिया, लगा सकते हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो अपने आप में एक है, ओके, प्रॉपर नाउन है, वहां पे लगा सकते हैं। आ जाओ, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर बेटर देन दिल्ली, ये भी गलत है। हम अगर सिर्फ चंडीगढ़ रहता ना, चंडीगढ़ इज बेटर देन दिल्ली, तो लगा देते, चंडीगढ़ वर्ब है, सॉरी प्लेस है, और दिल्ली भी जगह है, बट हम यहाँ चंडीगढ़ के रोड्स का कंपैरिजन दिल्ली से कर रहे हैं, रोड्स का कंपैरिजन प्लेस से हो रहा है, हम रोड्स का कंपैरिजन प्लेस से थोड़ी करेंगे, चंडीगढ़ के रोड का कंपैरिजन दिल्ली के रोड से होगा, इज बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली लगा देना, दोज ऑफ, क्योंकि रोड्स प्लूरल है ना, तो आप द रोड्स ऑफ भी लगा सकते हो, लेकिन दो बार रोड ना रिपीट हो तो दोज लगा दे, या दिल्लीज भी लगा सकते हो, दिल्लीज भी लगा सकते हैं। अगेन, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, हम जापान की बात नहीं कर रहे हैं, हम जापान के लोगों का कंपैरिजन करेंगे अमेरिका के लोगों से, और लोग प्लूरल होते हैं ना, तो पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन, द पीपल ऑफ भी लगा सकते हो, लेकिन बार बार पीपल रिपीट ना हो तो उसके जगह आप हटा के दोज ऑफ लगा दो, दोज ऑफ अमेरिका। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखिए, एक तो ये कैटेगरी हो गया, एक इसी वाले रूल में एक और कैटेगरी बनाना है मुझे, और डेंगू इज लगेगा, लेकिन सिम्टम्स है तो आर है,
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मैंने लिख दिया ना, आर होगा, सॉरी, इसको ठीक कर लेना, गलती से लिख दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ तो डेंगू की बात हो रही है, यहाँ सिम्टम्स की, तो यहाँ तो सही है, यहाँ भी आर लगा दें, आर, इसको ठीक कर लीजिएगा, सिम्टम्स की बात हो रही है ना, डेंगू की नहीं हो रही। चलो एक और कैटेगरी आपको पढ़ाना है, इसी रूल के अंदर है। लिखते जाइए पहले। लिखिए फटाफट। लास्ट वाला सेंटेंस को मैंने टिक किया है। अमेरिका को अमेरिकन नहीं बनाएंगे। फिर जापान को जापानीज भी बनाना होगा ना, हम जापानीज और अमेरिकन के बीच में करेंगे, जापान और अमेरिकन नहीं करेंगे, देश का कंपैरिजन देश से। और जब ऐसा रहता ना, अमेरिकन्स जापानीज आर बेटर देन अमेरिकन्स, तब करते। लिख लिया है सबने? पहले लिख के डन बोलो। सबने लिख लिया, ओके। जब भी दैन आ जाता है ना, ठीक है, दैन जहां जहां आया है, जरा सेंटेंस देखना, जहां जहां यहाँ दैन आया है, यहाँ भी दैन आया है, यहाँ भी दैन, यहाँ भी दैन, यहाँ भी दैन, बट यहाँ पे ऑफ आया, सॉरी, यहाँ पे ये ऑफ आया, ऑफ,
ऑफ। कंपैरिजन लगाने के लिए हम दैन का भी यूज कर सकते हैं, हम ऑफ का भी यूज करते हैं, टू का भी यूज करते हैं, जूनियर सुपीरियर वो सब के साथ टू का यूज होता है। ठीक है, तो जब भी दैन आ जाता है ना तो दो कैटेगरी बनता है। ये दैन में हमेशा दो कैटेगरी है। एक साइड में कौन है, एक साइड में ये ग्रुप है जिसमें नेस्कैफे है। ठीक है, जब भी दैन आ गया, दैन का मतलब समझ जाना कि दो अलग अलग चीज। तो एक साइड में नेस्कैफे है और एक साइड में एक दूसरे ग्रुप में कौन है, एनी कॉफी। ठीक है, दिख रहा है ना, ये एनी कॉफी। दैन के बाद एनी कॉफी है और दैन के पहले नेस्कैफे है, तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, नेस्कैफे और एनी कॉफी। देखो इस सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहे हैं, मार्केट में जितना भी कॉफी है ना उससे बेटर नेस्कैफे है। ये बस ऐसी सेंटेंस के लिए बोल रही हूँ, कुछ को ब्रू पसंद होगा, अलग अलग सबका टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी में गलत क्या है। एनी कॉफी का मतलब क्या होता है, एनी कॉफी का मतलब होता है कोई भी कॉफी। एनी कॉफी, एनी कॉफी में तो कोई भी कॉफी है, और कोई भी कॉफी में तो नेस्कैफे भी तो आ जाएगा ना। बट हमें इन सारे कॉफी के ग्रुप से नेस्कैफे को अलग रखना है, इन सारे कॉफी में से नेस्कैफे ज्यादा अच्छा है। तो एनी कॉफी में, तो एनी कॉफी मतलब कोई भी कॉफी, कोई भी कॉफी में नेस्कैफे भी आ जाएगा। तो लेकिन हमें तो नेस्कैफे को अलग रखना है, तो हमें यहाँ पे एक वर्ड डालना होगा अदर। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। एनी अदर कॉफी मतलब दूसरा कोई कॉफी नेस्कैफे को छोड़कर। ठीक है, बाकी सारा कॉफी को छोड़कर, मतलब ये नेस्कैफे ज्यादा अच्छा है, बाकी एनी कॉफी में नेस्कैफे भी आ जाएगा, लेकिन हमें नेस्कैफे को तो साइड करना है ना। ठीक है, एनी कॉफी में नेस्कैफे को साइड रखना है, क्योंकि इन सारे कॉफी में से नेस्कैफे ज्यादा अच्छा। उसी तरह ही इज बेटर देन एनी बॉय, ही जो है वो क्लास के अन्य बच्चों में से सबसे अच्छा है। तो एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में ही है और एक में एनी बॉय है। एनी बॉय मतलब क्लास का कोई भी लड़का, और क्लास के कोई भी लड़के में ही भी तो आ जाएगा, बट हमें बोलना है कि क्लास का कोई भी लड़का में से ही ज्यादा अच्छा है, तो हम एनी अदर लगा देते हैं ना, तो अब सही हो गया। एनी अदर बॉय मतलब दूसरा कोई बॉय को छोड़कर ही ज्यादा बेस्ट। ठीक है, अदर लगा देना, अदर लगा। अब देखो एनी के साथ सिंगुलर लगता है एनी बॉय, और ऑल के साथ प्लूरल लगता है, लेकिन यहाँ भी तो दैन ही है। ठीक है, दैन ही है, तो यहाँ भी अब बोल रहे हो कि मैम यहाँ पे आपने सिंगुलर लाया क्योंकि एनी था ना, और यहाँ पे ऑल था तो बॉयज लगाया, और ऑल बॉयज क्लास के सभी लड़कों में ही भी तो आ जाएगा, बट इन सभी बच्चों में से ही ज्यादा अच्छा है, तो हमें ही को अलग करना है ना, तो यहाँ पे भी अदर लगेगा, अदर लगा देना। बस याद रखना कि ऑल अदर के बाद प्लूरल आएगा और एनी अदर के बाद सिंगुलर आएगा। ठीक है, एनी अदर के बाद सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल। एक साइड में गोल्ड है, और ये वाला तीनों सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना, एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में बाकी के मेटल है। तो एनी मेटल, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल में गोल्ड भी तो आ जाएगा, बट हमें गोल्ड को साइड करना है, तो यहाँ पे अदर लगा देंगे। और गोल्ड इज प्रेशियस देन ऑल मेटल में गोल्ड भी आ जाएगा, तो अदर लगाना, अदर। तो आप हर जगह देख रहे हो कि हर जगह कंपैरिजन देन लगा के आ रहा है, और देन में दो कैटेगरी बनता है। ठीक है, और जहां भी देन लगा के आ गया ना, तो वहां अदर का यूज करोगे। देख रहे हो पहला 5 सेंटेंस सब में देन था, और सब जगह आपने अदर यूज किया, सब जगह। क्योंकि अदर क्यों यूज किया, गोल्ड को अलग करने के लिए। यहाँ पे अदर क्यों यूज किया, बाकी सारे लड़कों में से ही को अलग करने के लिए, बाकी सारे कॉफी में से नेस्कैफे को अलग करने के लिए। हर जगह अदर का यूज करोगे। एनी के साथ अदर आएगा तो सिंगुलर नाउन, और ऑल के साथ अदर आएगा तो प्लूरल नाउन। लेकिन आपको तो पता है कि मैम हर जगह हर जगह अदर लगाना है, लेकिन याद रखना है कि अदर तभी लगाएंगे ना जब कंपैरिजन दैन लगा के हो रहा है, दैन लगा के। लास्ट वाला सेंटेंस में देख रहे हो, लास्ट वाला सेंटेंस को मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ। लास्ट वाला सेंटेंस था गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो आपको लगेगा कि हर जगह तो मैंने अदर लगाया, आपको एग्जाम में ऐसा लगा के दे देंगे, गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। तो हर जगह तो आप अदर लगा रहे थे, तो आपको लगेगा कि ये करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है, इसमें अदर नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हम ऑफ लगा कर रहे हैं, और जहां भी ऑफ लगा कर रहे हैं ना, तो वहां अदर का यूज नहीं हो। अदर हम यूज कब करते हैं? जब दैन लगा के कंपैरिजन हो। ठीक है, दैन में 2 कैटेगरी बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऑफ लगा है। ऑफ में क्या है? एक ही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी में बहुत सारे मेटल्स है, और उसमें से गोल्ड ज्यादा बहुमूल्य है, बट दैन में 2 कैटेगरी बनता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ऑफ वाला में अदर मत लगाना, ऑफ वाला में अदर का यूज नहीं करना, सिर्फ दैन वाला में करना। अब 2 सेंटेंसेस में और देती हूँ मैं। अब अगर मैंने लिखा, चलो एक ऐसे ही लिख दिया, बहुत ज्यादा दिल से मत ले लेना। मैम हिंदू न्यूज़पेपर ज्यादा अच्छा होता है, मुझे टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा लगता है। द हिंदू इज बेटर, बस लिखने के लिए लिख दिया, इज बेटर देन एनी न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस गलत है ना? यहाँ पे देखो, द हिंदू इज बेटर देन एनी न्यूज़पेपर। एनी न्यूज़पेपर में हिंदू भी तो आ जाएगा, बट हमें हिंदू को अलग करना है, तो एनी अदर न्यूज़पेपर लगाना, एनी अदर लगाना। ठीक है, अगर ऑल रहता तो ऑल अदर न्यूज़पेपर्स होता। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता ना, द हिंदू इज बेटर देन ऑल अदर, बस ऑल लग जाने से पेपर न्यूज़पेपर्स में प्लूरल आ जाए। लेकिन यहाँ भी तो दैन लगा, यहाँ भी दैन लगा, और जहाँ दैन लगा है अदर तो लगाना ही है। ठीक है, अगर ऑफ है तो अदर मत लगाना। अब ये बताना, द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब वितरण, हिंदू न्यूज़पेपर का रीच वाइड स्प्रेड है, बड़े पैमाने पे। द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू is better than any other newspaper। बताओ कि एरर कहाँ पे? कहाँ पे एरर है? थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा, तब खत्म हो। कल से एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे एरर है? एनी अदर तो सही है। देखो, एक साइड में हिंदू है और एक साइड में बाकी सारे न्यूज़पेपर, तो ये तो सही है। एनी के साथ तो देन एनी अदर न्यूज़पेपर, मतलब अगर मैं एनी न्यूज़पेपर लगाती ना, तब वो गलत होता है। एनी न्यूज़पेपर में तो हिंदू भी आ जाएगा, तो अदर तो सही है। एरर कहीं और पे, हाँ एरर कहीं और है, एरर दूसरे जगह पे। यहाँ पे मैं हिंदू का कंपैरिजन बाकी सारे न्यूज़पेपर से कर रही हूँ, बट यहाँ मैं हिंदू का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, हिंदू के सर्कुलेशन का, वितरण हिंदू के सर्कुलेशन का कर रही हूँ। तो द सर्कुलेशन ऑफ हिंदू इज बेटर दैन, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ दूसरा न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे दैट ऑफ लगाऊं। दैट ऑफ मतलब सर्कुलेशन ऑफ बाकी सारे न्यूज़पेपर के वितरण से अलग। ठीक है, तो ये रूल तो आपका कवर हो गया।
ओके, ये वाला रूल हो गया, ये भी टू क्वालिटीज वाला भी समझा ही दिया, ये भी हो गया। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना, अब याद रखना हर 8th वाला रूल, और एक 2-3 रूल और बचा है, ठीक है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनता है, कहीं पे ईयर लगा के, कहीं पे मोर लगा के। हर एडजेक्टिव का ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, कहीं ईएसटी लगा के, कहीं मोस्ट लगा के। तो हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता ही नहीं, ठीक है, जो अपना पॉजिटिव डिग्री में रहता है। जैसे कि यूनिक, यूनिक इज यूनिक, मतलब आपको लगेगा यूनिक का मतलब तो सबसे अद्भुत, सबसे अलग है, और जब सबसे अलग है इसका मतलब है कि बहुतों में अलग है, तो मोस्ट लगा के दे देते। ये एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। यूनिक वर्ड के साथ मतलब आपको लगेगा अरे यूनिक का मतलब तो सबसे अलग, कंपैरिजन बहुतों में हो रहा है तो मोस्ट लगा देंगे, या दो के बीच में करेंगे तो मोर लगा देंगे। बट यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिसका ना तो कंपैरेटिव बनता है ना तो सुपरलेटिव बनता है। यूनिक इज यूनिक, ना मोर ना मोस्ट। उसी तरह परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट। मेजर, माइनर, आइडियल, आइडियल मतलब परफेक्ट, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, सुप्रीम के साथ भी मोस्ट सुप्रीम मत लगाना, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, उसके साथ मोर मोस्ट नहीं लगा। राउंड, राउंड है राउंड है, स्क्वायर है स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है ट्रायंगुलर है। और एक ये भी आता है प्रेफरेबल के साथ, एग्जाम का ये भी है, प्रेफरेबल के साथ मोर लगा के दे देंगे, ठीक है। मोर प्रेफरेबल गलत है, या मोस्ट प्रेफरेबल। प्रेफरेबल का मतलब ही होता है दो के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो मोस्ट तो किसी हाल में नहीं लगेगा, मोर भी नहीं लगता। तो ये सब लिख लो। आज मुझे इसको कंप्लीट कर देना। तो देखो, दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड, ये डायमंड का सबसे अद्भुत पीस है। आपको लगेगा अरे बहुतों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यूनिक याद रखना। यूनिक वर्ड एग्जाम का फेवरेट है, प्रीवियस पेपर में बहुत क्वेश्चंस मिलेगा। यूनिक के साथ हमेशा मोस्ट लगा के दे देते, नहीं लगाना है, मोर भी नहीं लगाना। यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिसका ना सुपरलेटिव बनता है ना कंपैरेटिव बनता है। यूनिक इज यूनिक, ठीक है। शी हैज डन द मोस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, ना मोर एक्सीलेंट ना मोस्ट एक्सीलेंट। परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट। उसी तरह एक प्रेफरेबल वाला वर्ड, प्रेफरेबल का मैं अलग से बताती हूँ, करवा ही देना, 10-15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए। कल से हम लोग एडवर्ब शुरू करेंगे। लिख लिया इसको, एक प्रेफरेबल वर्ड कहीं पे नोट कर लो, ऐसा डाल लो। प्रेफर से बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। वो कितना लड़ रहे हैं, हमारी टीम ने इंस्टा पे डाला था, प्रेफर के साथ आपस में झगड़ रहे हैं, ओवर होगा, ये होगा वो होगा, वो सब आपस में झगड़ झगड़ के ना टाइम पास कर रहे हैं। प्रेफर, प्रेफर का मतलब है किसी दो के बीच में, किसी मतलब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और दो के बीच में किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। प्रेफर से स्पेलिंग एरर भी आता है। एक तो प्रेफर में सिंगल आर लगता है, और जब प्रेफर का पास्ट टेंस बनता है तो डबल आर हो जाता है, और एक जब इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है तो प्रेफरेबल, स्पेलिंग एरर भी आता है,
ठीक है, प्रेफर से स्पेलिंग एरर आता है, एक तो प्रेफर सिंगल आर, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में डबल, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म में ये। और एग्जाम में क्या करते हैं, प्रेफर के साथ देन लगा के दे देंगे, हम गलत। प्रेफर के साथ ओवर लगा के दे लें, गलत। प्रेफर वर्ड हमेशा और हमेशा अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, जीरेंड में। आई प्रेफर रीडिंग, प्रेफर वर्ड जीरेंड लेता है, इन्फिनिटिव नहीं लेता है। तो मैंने लिखा आई प्रेफर कॉफी देन टी, टू टी या ओवर टी। ठीक है, बोलचाल में हम ओवर यूज कर लेते हैं, बट ग्रामेटिकली करेक्ट होता है टू। प्रेफर वर्ड हो या प्रेफरेबल वर्ड हो, टू लेगा, टू। ये भी आता है। और प्रेफर के साथ दिस शर्ट इज मोर प्रेफरेबल, दिस शर्ट इज मोर प्रेफरेबल टू द ब्लैक वन। ब्लैक वाला शर्ट से ज्यादा ये शर्ट अच्छा है। ठीक है, यहाँ प्रेपोजिशन सही लगाया है, प्रेपोजिशन के प्रेफर के साथ टू तो लगा है, बट प्रेफर का मतलब ही है दो के बीच में ऑलरेडी कंपैरिजन हो रहा है, तो प्रेफर के साथ ना मोर या मोस्ट मत लगा, मोस्ट प्रेफर्ड या मोर प्रेफर्ड नहीं लगाना। दो रूल हमारा बचा हुआ है, हो जाता है। वो मैं बेद और वो सेल और वो सब करवाने लगी थी ना, ब्रीद, उसी में टाइम लगा। आई प्रेफर कॉफी ओवर टी मत करना, टू टी। बट अगर चूज वर्ड रहता, चूज के साथ कॉफी ये लगा सकते हैं, आई चूज कॉफी ओवर टी। चूज के साथ हम ओवर लगा सकते हैं, बट प्रेफर वर्ड है, टू लगेगा। और ये भी मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, जीरन चैप्टर में, कि प्रेफर वर्ड हमेशा वो लेता है, जीरन लेता है। आई प्रेफर टू रीड, याद होगा आपको, देन टू राइट। मेरे को पढ़ने से ज्यादा, लिखने से ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। जीरन चैप्टर में पढ़ाया था ना, आई प्रेफर रीडिंग, जीरन नहीं लगाना, सॉरी इन्फिनेटिव नहीं लगाना, जीरन लगाना, और देन मत लगाना, टू लगाना, और टू राइट की जगह यहाँ राइटिंग लगाना। आप बोलोगे मैम टू के साथ V1 कहाँ से आ गया, वो इन्फिनेटिव थोड़ी है, ये तो टू प्रेपोजिशन है, रीडिंग और राइटिंग को कंपेयर कर रहा है। लेकिन अब पता नहीं आप लोग नोट्स वगैरह रिवाइज करते हो कि नहीं। अब मैंने लिखा आई विल प्रेफर टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगी। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने प्रेफर के साथ जीरन लगाया, बिकॉज यहाँ हॉबी की बात हो रही है, मेरे को लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है। लेकिन ये यहाँ पे अभी काम हुआ नहीं है ना, मैं घर जाना चाहूंगी, अभी इनकम्प्लीट एक्शन है, और इनकम्प्लीट एक्शन में तो इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, इन्फिनेटिव का इनडेफिनिट टेंस। ये सब जीरन चैप्टर में देखना, वहां पे पढ़ाया है मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब आ जाओ, एक और रूल है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 पॉइंट और बच गया है, बस 2 बच गया। अब बोलोगे कि मैम जब भी अगर ये वर्ड नहीं रहता ना, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा लंबा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो अपने भाई से दुगुना टॉलर है, ट्वाइस टॉलर है। तो जब भी सेंटेंस में ट्वाइस आ गया, 3 गुना टॉलर है, 2 गुना टॉलर है, तो जब भी सेंटेंस में ट्वाइस और थ्राइस आ गया ना, तो वहां पर हम ER लगा के कंपेरेटिव नहीं बनाते। और जब ER हटेगा तो देन भी हटेगा, तो यहाँ होना क्या है, तब हम एज लगा के बनाते हैं, ही इज ट्वाइस, और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हाल फिलहाल में किसी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया। अब बोलोगे कि मैम इसमें क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत तब नहीं होता ना जब ऐसा रहता, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर,
तब यहाँ पे ठीक है, वो अपने भाई से ज्यादा लंबा है भाई। बट जब भी ऐसा आ गया ट्वाइस, 3 गुना टॉलर है, 2 गुना टॉलर है, तो वहां पर हम ईयर लगा के नहीं बनाते या दैन लगा के कंपैरिजन नहीं करते। उस केस में कंपैरिजन यहाँ तो ट्वाइस थ्राइस नहीं लगाया ना, तो यहाँ तो दैन लगाएंगे, बट यहाँ लगा है, उस केस में एज लगा के करते हैं। ठीक है, एज लगा के करेंगे, दैन हटाएंगे और एज के बीच में पॉजिटिव। उसी तरह ट्वाइस की जगह अगर 2 टाइम्स भी आ गया, 2 टाइम्स का मतलब भी तो ट्वाइस ही होता है, वहां भी एज लगा के, एज टॉल एज हिज ब्रदर, वही किया है। 2 टाइम्स भी आ गया ना, तो एज लगा के 10-15 मिनट और लगेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद एक बच गया है। ये वाला तो करवा दिया था ना, हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड। एग्स के लिए तो मनी डाल दोगे, एग्स काउंटेबल है, मनी डाल दोगे, बट मनी तो अनकाउंटेबल है ना, इसके लिए मनी नहीं लगेगा, मच लगेगा। हाउ मच मनी, अलग से मच लगाना होगा। ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, एज भी कंपेरिजन कर रहा है और इक्वली भी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो जब एज कंपैरिजन कर रहा है तो इक्वली मत लगाना, सिंपली होगा ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। दैन भी हटाएंगे, एज लगाएगा तो दैन हटाएंगे। और ये भी आता है दीज ऑल मैंगोज, ठीक है, ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से सटे हुए होता है, दीज ऑल मैंगोज नहीं होता है, ऑल दीज मैंगोज, ये गलत है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन के जस्ट पहले आए। ठीक है, उसी तरह दीज ऑल बॉयज नहीं होगा, ये गलत है, पहले ऑल लगाओगे और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ठीक नाउन से सटे होगा, ऑल दीज बॉयज। अब आ जाओ, एक बहुत अच्छा सा थोड़ा सा 10-15 मिनट वाला रूल बच गया, लास्ट, यही लास्ट है। मनी अनकाउंटेबल है ना, मनी का अमाउंट होता है, तो उसके लिए हमें अलग से मच लगाना होगा। एग्स के लिए तो मनी लगा देंगे, हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब एक अच्छा सा रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने ओसीएम वाला रूल पढ़ाया ना, पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। अब आपको क्या करना है, एडजेक्टिव्स अगर एक ही वाक्य में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ गए, okay? जैसे तो ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक ही वाक्य में इतना सारा तो नहीं आएगा, जितना मैं बता रही हूँ उसमें से 3-4 एक वाक्य में आ गया। ये वाला आप वर्ड याद रखो, ओसैस, ओसैस कॉम्प, ये वाला कोड लैंग्वेज याद रखो। ठीक है, कॉम्प को याद कर, ऐसा याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, ऐसा। अब अगर आप याद रखोगे ना, हम बोलोगे मैं क्या बता रहे हो, बताती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एज, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, कंप्यूटर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में से ओ ले लो और सिस्टम में से एस ले लो,
और ऑपरेटिंग सिस्टम में से ये ऑपरेटिंग में से वो ले लिया, सिस्टम में से एस ले लिया, इसमें से एज ले लिया, और कंप्यूटर में से कॉम्प ले लिया। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है, ओसैस कॉम्प। ओके, ओसैस कॉम्प, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर लिख के इसमें कंप्यूटर में से मैंने कॉम्प वर्ड ले लिया और एज को एज ही रखने दिया ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप बोलोगे मैम ये सब है क्या, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कोड भी बना के याद कर सकते हो। ये और ये ओ का मतलब होता है किसी के बारे में आपका ओपिनियन। आपका किसी के बारे में ओपिनियन क्या है, मतलब कोई व्यक्ति काइंड है, कोई व्यक्ति बहादुर है, जितने भी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स ना ये ओपिनियन में आ जाते हैं। कोई सुंदर है, कोई खराब है, बैड है, ठीक है, ये सारे ओपिनियन बताने वाले। ठीक है, और ये वाला ये चलो मैं ना उसमें लिख के बताऊंगी, यहाँ जगह नहीं बचेगा। ये एस क्या बताता, अब दो है एस, अब दो एस है। पहला वाला एस साइज बताएगा, ठीक है, पहला वाला एस, और दूसरा वाला एस एज बताएगा, एज मतलब ओल्ड है, यंग है। तीसरा वाला एस शेप बताएगा, राउंड है, ठीक है, राउंड है, सर्कुलर है। ये वाला सी कलर बताएगा, ठीक है, और ये ओ ओरिजिन बताएगा। ओरिजिन का मतलब है कहाँ से हो, इंडियन हो, यूरोपियन हो। और ये मटेरियल बताएगा, किस मटेरियल से बना है, वुड से बना है, वुडन, लेदर, बैग। और ये वाला वैसे आता नहीं है जनरली, लेकिन लास्ट वाला पर्पस बताए। ओके, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको ओसैस कॉम बता दिया। ओ ओपिनियन, एस साइज, ए एज, अभी एग्जाम्पल दूंगी। फिर पहला वाला एस याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो, पहला साइज, दूसरा शेप, और सी कलर, ओ ओरिजिन, और सबका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मटेरियल और ये पर्पस। देखो यहाँ पे मैंने दिया, देखो ओ ओसैस कॉम्प करवाया था ना, ओसैस कॉम्प, तो पहला वाला ओ क्या है, ओपिनियन, किसी के बारे में, लवली, ब्यूटीफुल, बैड, प्रेटी, अगली, बदसूरत, ये सब। ये एस क्या है, साइज। साइज का मतलब है कोई भी चीज छोटा है, बड़ा है, बिग है, लिटिल है। एज क्या है, एज में मतलब कोई भी एज, ओल्ड भी तो एज ही बताता है ना, यंग भी एज ही बता रहा है, कोई चीज नया है वो भी उसका एज बताया जाए। फिर है शेप, ये वाला शेप है, शेप में राउंड शेप का है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, ये सब ऐसे। पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, शेप हो गया आपका। दिस इज इनफ फॉर सीपीओ का के लिए भी। और आपके बैच में ना तुषार मेंस का बैच भी मिला है। ओके, तुषार आपके बैच में मेंस का बैच भी मिला है, उसको भी पढ़ लेना है। और सी क्या बता रहा था, कलर, रेड कलर का है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है। ओरिजिन बता रहा है कहाँ से हो, ब्रिटिश से हो, चाइनीज हो, फ्रेंच हो, इंडियन हो। एम मटेरियल बता रहा था, मटेरियल मतलब वुडन, वुडन भी एडजेक्टिव है, वुडन, सिल्क का बना है, वुडन है। और पर्पस मतलब किस पर्पस से यूज हो रहा है, जैसे ग्लव्स, ये जो ग्लव्स आप सर्जरी के लिए भी यूज कर सकते हो, ग्लव्स गार्डनिंग के लिए भी होता है, गार्डनिंग ग्लव्स। ड्रेस, स्कूल ड्रेस भी होता है, वेडिंग ड्रेस भी होता है। बूट्स नॉर्मल भी होता है, घुड़सवारी के लिए जो बूट्स होता है उसके लिए भी होता है। तो ये सब पर्पस बता रहा है, पी वाला कहीं से नहीं आता है। अभी तक मैंने पी वाला को देखा नहीं है, बट मटेरियल तक याद रखना।
मैंने लिखा है a new leather green ब्यूटीफुल, मतलब इससे ज्यादा एडजेक्टिव नहीं डालते हैं. ओके, अ न्यू लेदर ग्रीन ब्यूटीफुल बैग was lying on the table. एक नया लेदर का ग्रीन कलर का सुंदर बैग was lying on the table. ठीक है. अब ये जो बैग की विशेषता बता रहा है ना, ये सारे एडजेक्टिव्स बैग की विशेषता बता रहा है. सारे एडजेक्टिव है. बैग सुंदर भी है, ग्रीन भी है, लेदर का भी है, न्यू भी है. अब आप क्या करोगे, साइड में कहीं पे ये ओसास कॉम्प लिख लोगे. अब ये रॉन्ग है, ओसास कॉम्प लिख लो साइड में कहीं से, ये शॉर्ट लिख लो और देखो कि कौन सा पहला आ रहा है. ओ क्या है, ओपिनियन. बैग के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो ये ओपिनियन बता रहा है. ठीक है. और ग्रीन क्या बता रहा है, कलर बता रहा है. ठीक है, ग्रीन आपका कलर बता रहा है और लेदर मटेरियल बता रहा है और न्यू उस बैग का एज बता रहा है. तो अभी इसका पोजीशन गड़बड़ है ना. ठीक है, अभी इसका पोजीशन गड़बड़ है. पहले देखो कि क्या आना चाहिए. ये गलत है, इतना दूर गलत है. पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए बैग के बारे में आपका ओपिनियन क्या है. यहाँ लिख रही हूँ बैग सुंदर है, तो पहले तो ओपिनियन डालोगे. फिर क्या आता है ओपिनियन में, खैर साइज तो नहीं है, साइज तो यहाँ पे नहीं है और शेप भी नहीं है. साइज और शेप यहाँ पे है ही नहीं, तो चलो छोड़ो. उसके बाद एज आया है ना. एज क्या है, मतलब बैग नया है. ठीक है, बैग नया है. फिर क्या है, उसका कलर आया है ना. एज के बाद कलर आया है ना, कलर ग्रीन है. और फिर लास्ट में मटेरियल आया है. ओरिजिन नहीं बताया, मटेरियल. मटेरियल लेदर का है. तो अब इसका पोजीशन सही हो गया. अ ब्यूटीफुल न्यू ग्रीन लेदर बैग, अ ब्यूटीफुल न्यू ग्रीन लेदर बैग वाज लाइंग. तो ये वाला याद रखना. लास्ट रूल है ये. अभी और भी कुछ एग्जांपल्स करवा दे रही. वो सैस कॉम करिए. उसके बाद पिंक ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं होगा, ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस. ठीक है, पहले ओपिनियन, उसके बाद एज. सारा एक साथ इतना सारा नहीं आ जाएगा. अब मैंने लिखा ही है, शी हैज शी हैज ब्लॉन्ड कर्ली लॉन्ग हेयर. ब्लॉन्ड कलर किसको बोलते हैं, जो गोल्डन कलर का बाल होता है ना, उसको ब्लॉन्ड कलर बोलते हैं. तो गोल्ड, ये ब्लॉन्ड क्या हो गया, कलर हो गया ना. और कर्ली घुंघराले बाल है, कर्ली शेप हो गया. ओके, और लॉन्ग साइज हो गया. तो गलत है. ओसास कॉम्प में पहले शेप आता है या साइज आता है, पहले साइज आता है ना, बाद में शेप आता है. तो साइज को पहले रखो. तो ये हट गया, शी हैज लॉन्ग. ठीक है, एज तो है नहीं. फिर उसके बाद साइज के बाद शेप आया. शेप में कैसा है, कर्ली घुंघरेला है. ओके, और कलर बाद में आ रहा है, ब्लॉन्ड. तो शी हैज लॉन्ग कर्ली ब्लॉन्ड हेयर. ब्लॉन्ड कलर है, कलर बाद में आता.
हो गया। अब देखो ये तो सब क्वेश्चन करेक्ट है। ओसास कॉम्प, ये इसमें कुछ भी रॉन्ग, ये तो खैर लिख ही लिया आपने, ठीक है, ये सही है। अब देखो ओसास कॉम्प, सबसे पहले क्या है आपके बारे में ओपिनियन क्या है, उसके बारे में हैंडसम है, फिर साइज है, टॉल है, फिर कलर है, डार्क है, फिर इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन कहाँ का है, ये अफ्रीकन है, तो ये करेक्ट, ये रॉन्ग नहीं है, दोनों सेंटेंस करेक्ट। ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस होगा, पिंक ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं हो, बस देखना इसमें और भी है। अच्छा, सारा सेंटेंस में ना मैंने रॉन्ग नहीं लिखा है, करेक्ट करेक्ट ही डाल दिया। बस एक और सेंटेंस बच गया, उसके बाद एडजेक्टिव्स। विकास एडजेक्टिव्स डाल देना, मैंने बोला ना एडजेक्टिव का शीट डाल देना। हाँ दो, ये हो गया। और लास्ट वाला भी वही देखो, बिग साइज है, कलर है और लेदर है मटेरियल। अ बिग रेड लेदर बैग वाज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। दिस इज फाइनली द एंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एंड हो गया। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बच गया जो कल से स्टार्ट होगा, दैट विल बी एडवर्ब। सैटरडे को भी क्लास ले लूंगी। एडवर्ब छोटा है एडजेक्टिव के कंपैरिजन में। एडवर्ब में ना बहुत रूल्स नहीं है, बस वर्ड्स को ध्यान रखना है कि ये वर्ड एडवर्ब भी होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव भी होता है। कल से हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करेंगे। ओके साइज, कलर, मटेरियल।